गोली कभी किसी को पूछ कर नहीं लगती। हमारे सामने जवानों ने ऐसे सामने दम तोड़ देते हैं। तो एक ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे 10 लोग गन लेके खड़े हों, आपको अपने जवान को भी बचाना है, खुद को ही बचाना है, और ये भी देखना है कुछ और ना। नशा करना शुरू कर दिया उन्होंने, कम उम्र से नशा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चा कितना सीधा है, लेकिन असल में उससे बाहर की दुनिया में उसे देखें तो उस जैसा खतरनाक बच्चा कोई और दिख नहीं रहा। तो आज में भी क्या बच्चों में ये पैशन है व्हिच यू वर कैरिंग दैट? हमारी यंगस्टर्स के अंदर एक चीज़ ना सबसे बुरी हो चुकी है, वो ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो फोर्स की सर्विस से कोई नौकरी नहीं, ये एक प्यार है और एक त्याग है, मतलब अपने देश के लिए। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग सोचते हैं कि यहाँ एक अलग ही चाँद। सब कुछ अच्छा चल रहा था आर्मी को लेकर, एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट सडनली एक चीज़ आती है, अग्निवीर। हाँ, उसी तरह से एक कैंडिडेट की भी जिम्मेदारी है कि खुद को लेकर के जिम्मेदार बने। अगर देश सेवा ही उसका मैटर है तो 4 साल करे ना सर्विस। तो अब उस समय एक जवान को बेसिकली कैप्चर कर लिया गया था। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस में अक्सर ऐसा होता है, किसी वजह से गलती से उठा लिया था उसे। आर्मी मेंस डू दे आर इन फेवर ऑफ वॉर और नॉट? हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो अपनी इस इंटरव्यू की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं एक्स आर्मी मैन, जिन्होंने 4 इयर्स सर्विस दी है आर्मी में इन BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। सो लेट्स वेलकम हिम और जानते हैं सर से कि कैसी उनकी लाइफ रही है, और अब एज अ कोच ही इज़ वर्किंग एंड हेल्पिंग यंगस्टर्स जो ये सपना देखते हैं आर्मी में जाने का। तो सर, वेरी वेलकम टू अवर शो। थैंक यू एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। यस मैम। सो सर, बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि क्या आपका एक्सपीरियंस था, क्या वो ड्रीम थे जिसकी वजह से आप आर्मी में गए हैं, और आज जो यंगस्टर्स हैं उनको कोचिंग दे रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, ड्रीम की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ SP सिंह, शेर प्रताप सिंह नाम है मेरा। और बेसिकली फ़ौज में जाने का इंटरेस्ट यूँ है, समझ लीजिए कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती एक प्रथा है। मतलब मेरे घर में सभी ख़ानदान में मेरे पिताजी या मेरे ख़ानदान के जितने भी लोग हैं मैक्सिमम सब बेल्ट की सर्विस में ही हैं। और सभी फ़ौजी हैं, कोई पुलिस में है, कोई कहीं है। तो एक रिश्ता जुड़ा था शुरू से ही। और एक मिडिल फैमिली के कैंडिडेट को कुछ और समझ में नहीं आता, कुछ और समझ में नहीं आता। वो चाहे जो भी लोग देख रहे हो, जो भी देखेंगे, उन सब के लिए भी वो समझ पाएंगे इस बात को कि उनका सपना शुरू होता है कि अब मुझे वर्दी पहननी है, या ये एक रिसोर्स है जहाँ से हम अपनी सर्वाइवल को आगे बढ़ा, अपने आप को सर्वाइव करा सकेंगे आगे चल के। तो हमारी भी सब सेम वही परवरिश रही। डिफेंस में पिताजी ने बचपन से वही एक ही चीज़ अपनाई कि भाई 4 बजे उठो, भले तुम्हें कोई काम हो ना हो, उठो। अब हम नहीं उठना चाहें लेकिन मजबूरी में उठना ही पड़े। अब एक आदत बन गई, एक डिसिप्लिन बन गया कि उठना है, एक्सरसाइज करनी है, फिर अपने रूटीन को बनाना है वैसा ही। और करते 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 जब रूटीन बन जाती है, वो कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो और करते हो वैसा ही बन जाते हो। तो सेम थिंग इज दिस। तो हमने भी उस माहौल में रह करके, जी करके उसे महसूस किया, उसे जाना। और जब समझ पाए तो लाइक पढ़ाई के साथ साथ हमने सोचा कि हमारे पास और क्या स्टेप्स है जो हम आगे ले सकते हैं। तो ये होता है कि हर किसी की प्रोसेस यही है, हम ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करते, हम सोचते हैं फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम निकालना है, सर्विस करनी है। निकल गया तो ठीक, नहीं निकला फिर और फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे। जब तक एज है तब तक हम यही करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लॉट कि एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर हमने ग्रेजुएशन के टाइम पर अपने एग्ज़ाम्स दिए, हमने क्वालिफाई किया। 2011 की बात है ये, जब हमने एग्ज़ाम UPSC दिया, CAPF का एग्ज़ाम दिया। हम सब ने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहला एग्ज़ाम मैं फेल हो गया था, सच बताऊँ तो। अब वो बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बाद में ऐसा ना लगे कि खाली फेंक रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम, मतलब फिर ऐसा नहीं कोई फेल नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कैंडिडेट ये समझ पाए कि कोई ऐसा नहीं कि फेल नहीं होता, लेकिन असल में उस फेलियर के बाद एक लर्निंग है कि हाँ, अब इसे ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल, हमें ये देखना है कि हम उसे कितना बेहतर अब कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, और उसके लिए चाहिए गाइडेंस। और गाइडेंस आप किससे कहाँ ले रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका कोच कौन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने भी हमारे क्षेत्र में बेसिकली एक इंस्टीट्यूट था, मेरे दोस्त के चाचा जी थे, उनके यहाँ हमने पढ़ा।
और एक अच्छी पढ़ाई की, और उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड भी किया। और मुझे लगता है कि 5-6 महीने की एक ऐसी स्टडी थी कि जिसमें हमने काफ़ी कैप्चर किया, और वहाँ पर मैंने महसूस किया कि मैं वही क्लासेस यहाँ भी देता हूँ कि एक कैंडिडेट को कम से कम 6 घंटे 8 घंटे क्लासेस देता हूँ। रीज़न हमने खुद पढ़ा है वो, बिल्कुल सीखी भी चीज़ सिखानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कम में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप चाहे कितना भी कह लो 3 घंटे पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आप चाहे कुछ कर लो, अब यूपीएससी नाम लो या एसएससी कुछ भी लेते हो, कोई एग्जाम लेते हो, नहीं निकलता, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और उतना एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आप जैसे लाखों लोग उसके लिए दौड़ रहे हैं। जैसा मेरिट बनेगा उसी हिसाब से आपकी बारी आएगी, नहीं आए तो आप चाहे क्वालिफाई करो मत करो, मेरिट में नहीं आओगे। डेफिनेटली। तो सर आप अपनी जो ये चीज़ें वो कर रहे हैं, इससे मेरे दिमाग में यार क्वेश्चन आ रहा है कि आप आज के यंगस्टर्स को देखते हैं और आप अपनी जो स्टोरी बता रहे हैं, सो आज में भी क्या बच्चों में ये पैशन है विच यू वर कैरिंग दैट? देखिए, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस बात का जवाब मैं अब के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दूंगा। हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा भी लगे ये वीडियो सुन करके भी। मेनली क्या है, हमारी यंगस्टर्स के अंदर एक चीज़ ना सबसे बुरी हो चुकी है, वो ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। मतलब अगर उन्हें कोई एक्सपीरियंस बंदा कुछ बता भी रहा है ना, तो उन्हें वो नहीं सुनना। उन्हें लगता है कि वो जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही सब कुछ है उनके लिए, एंड दे आर मास्टर्स नाउ, दे हैव द मास्टर। अब ये चीज़ें उन्हें मिसगाइड कर रही हैं। वो भाग रहे हैं चाम के पीछे, वो ये देख रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है तो यहाँ अच्छा स्कोप है, ये चीज़ अच्छी लग रही है यहाँ अच्छा स्कोप है, लेकिन वो ये नहीं समझ उनका कैलिबर क्या है। अब सपोज करो कि अगर मेरा कैलिबर ऑफिसर बनने का, तो मैं जीडी की नौकरी क्यों करूँ? लेकिन वो जीडी की नौकरी के लिए भी देखेगा और वो ऑफिसर के लिए भी सोचे कर रहे हैं, एक ऑप्शन बना दिया है, और ये चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि छोड़ो ये नहीं हो पाएगा तो हम HM कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मतलब एक फैशन डिज़ाइनिंग कर लेंगे, जहाँ पे उनका कोई स्कोप नहीं है। आज के डेट में आप यकीन मानो, आने वाले 4-5 सालों में जनरेशन के पास नौकरियां नहीं होंगी, और उन्हें एक नौकरी पाने के लिए इतना कंपटीशन करना पड़ेगा कि वो समझ भी नहीं सकते। मतलब मौत के करीब की बात है ये, कि ऐसे मौत छू करके वापस आने वाली बात, लेकिन ये कैंडिडेट नहीं समझ रहे। ये इनकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ऑफ माइंड है, और वो अपना समय फालतू चीज़ों में बहुत दे रहे हैं। लेकिन जहाँ उन्हें अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि सर हमें ये तैयारी करनी है, बस उन्हें ठप्पा लगवाना कि हमें तैयारी करनी है, घर वालों को पता लग जाए, लोगों को पता लग जाए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब वो एक हफ्ते बाद उनका जो रूप देखने को मिलता है, मुझे लगता है ये वही है क्या जो एक हफ्ते पहले आए थे? मतलब वो आग जो लेकर आया था वही है क्या जो कर रहे हैं? बट द थिंग इज, उसके बाद उसका अलग रवैया है। उसे फ़ोन भी चाहिए, उसे व्हाट्सएप भी चाहिए, उसे इंस्टा भी चाहिए, उसे फेसबुक भी चाहिए, उसे लोगों की पॉपुलैरिटी भी चाहिए। तो सर क्या मांगती है आर्मी? क्या होती है डेडिकेशन। ओके। कोई भी चीज़, आर्मी ही नहीं, कोई भी चीज़, आपका काम है, हमारा काम है, सब डेडिकेशन मांगता है। जिसने भी डेडिकेशन लैक किया वो फेल है। वो फेल है। हम आप जहाँ से भी शुरुआत करते हैं, हमारे अंदर वैसे एक ही चाहत होती है कि हम वो काम कर डालें बस। प्रॉफिट लॉस इज डिफरेंट पार्ट, फेलियर और पास होना एक डिफरेंट ये मैटर है। फर्स्ट थिंग, आपने अपना काम कैसे किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज की जनरेशन काम से पहले रिजल्ट चाहती है। आप यकीन माने, बहुत से कैंडिडेट तो ये पूछते हैं, सर 100% गारंटी है क्या जॉब मिल जाएगी? वी आर नॉट सेलिंग द जॉब, राइट? वी आर द कोच। हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको उस लायक बनाएंगे। अगर आप सच में उस लायक हैं तो आप कर डालेंगे। जॉब वर्ड आ रहा है सर, क्या आर्मी जॉब है? आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे के आए। वर्ड हम भी, जैसे हम कहीं पे पढ़ते भी हैं, वी ऑलवेज से सर्विसेज, राइट? वी हैव, हमने कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी कि वो एक नौकरी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो पैशनेट लोग हैं जैसे आप रहे हैं और भी कोई, वो कभी ये नहीं बोलते कि हमने वहाँ काम किया, हम आर्मी में काम करते थे। तो आर्मी को एक अलग दर्जा भी दिया गया है, ओहदा भी दिया गया है। उसके ऐसा क्यों है? क्या है वो सच जो वहाँ जाके एक डिफरेंट वो है? आपकी जनरेशन की सच के हिसाब से चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन मेरे अंदर जो बात हमेशा से थी एक देश के प्रेम को लेकर के, और ये सर्विस जो फोर्स की सर्विस है कोई नौकरी नहीं, ये एक प्यार है और एक त्याग है, मतलब अपने देश के लिए। और ये सीखा था मैंने अपने पिताजी से। मेरे पिता, जब मैं छोटा सा था, मुझे याद है पिताजी हम कश्मीर में पोस्टेड थे उस समय कोई वॉर छिड़ी और पिताजी को गोली लगी, घायल हो गए। वो 1 महीने तक कोमा में थे। वो माँ, जब वो ठीक होकर के आए तो माँ ने उनसे कहा कि आप ये नौकरी छोड़ दो, आप बस जिंदा चाहिए हमें, बाकी कुछ हो ना हो। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? मैं यहाँ पे पैसे लेने आया हूँ, सिर्फ मैं अपने देश के लिए जीने आया हूँ, और जो करने आया वो करके जाऊँगा। मर गया तो क्या हुआ? मर गया तो क्या हुआ? कायर थोड़ी हूँ।
इस दुनिया में जीने आए हो, अगर देश के लिए कुछ कर गए तो कर गए, और नहीं कर पाए तो फिर वो दुख की बात है। बच के तो आ गया ना, बात खत्म। मर भी जाता तो क्या जाता, एक देश के नाम पर शहीद तो कहलाता। और ये चीज़ ना मुझे हिट कर गई। मतलब एक चीज़ कि एक इंसान जो मौत के करीब से वापस आया, उसके अंदर वो डर नहीं है, अभी वो प्यार बरकरार है कि नहीं यार इस देश के लिए करना है। मुद्दा फंसता है जहाँ पर कैंडिडेट्स, आपके जो कैंडिडेट्स हैं, मैं बताता हूँ आपको, उनके बस एक ही ख्वाहिश है कि वर्दी पहनने, ये ख्वाहिश है वर्दी पहनने की, उसके बाद उसके उनका कुछ खासा सच में लगाव नहीं है। तो सर आर्मी में सर्व करने के बाद नाउ मैं बताना भी चाहती हूँ सबको कि सर अभी यहाँ पे हल्द्वानी में आर्मी डिफेंस एकेडमी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं सारे यंगस्टर्स को। सो क्या डिफरेंट है आर्मी डिफेंस एकेडमी के बारे में? यहाँ पे आने वाले कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो काफ़ी डिफरेंट होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, उनकी क्या क्वालिटीज़ है? बात इतनी सी है कि मैं ये मानता हूँ, ये सिर्फ मेरे एकेडमी की बात नहीं, मैं चाहता हूँ हर एक एकेडमी को एक एप्रिसिएशन मिले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी, और हर एक एकेडमी चाहती है कि उनका नाम हो, वो अपने कैंडिडेट पे काम करना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते, वो उनकी अपनी दिली इच्छा है, लेकिन मैक्सिमम एकेडमीज जो है वो चाहती हैं कि उनके कैंडिडेट्स का नाम हो, ताकि उनका नाम, हम सबसे, जैसे आप कोई काम करते हो तो आप चाहते हो कि अगर मेरा नाम हुआ तो किसी वजह से हुआ, तो सबके नाम से मेरा नाम भी हुआ। सेम वही चीज़, अगर एक कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट होता है तो हमें जितनी खुशी होती है, वो उसे वो एहसास भी नहीं है कि हम कितना खुश हुए, उनके माँ बाप से भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि वक्त से इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, और हमने उस वक्त में अगर उन्हें कुछ हासिल करा दिया तो उससे बेहतर और क्या है। सिलेक्शन रेट की बात करूं तो अब तक कम से कम हमने 250 से 300 सिलेक्शंस इस साल का ऐड करके हमने दिए हैं। और कितना टाइम हो चुका है? नियरली 5 years तो कंप्लीट हो गए आर्मी डिफेंस एकेडमी को चलते हुए। 6 साल वैसे हैं, लेकिन कोरोना को अगर आप स्किप कर देते हो तो 5 साल आप मान के चलो कि 5 साल हो गए हमें यहाँ पे। और इतने दिनों में हमने हर सेक्टर में, चाहे वो जीडी का सेक्टर हो, यूपीएससी सीएपीएफ का सेक्टर हो, एसएससी का सेक्टर हो, सब में हमने सिलेक्शंस 250+ दिए हैं सिलेक्शंस, और ये काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हैं अब तक के, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली। तो सर आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विसेज दी है, सो व्हाट इज द डिफरेंस पैरामिलिट्री एंड नॉर्मल आर्मी? क्योंकि पैरा को लेकर मैंने देखा यंगस्टर्स लाइक इवन माय ओन ब्रदर बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि पैरा इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्या है वो डिफरेंस? मुझे अगर इस बात पे कुछ कहूँ तो बात यह है कि कंपैरिजन दोनों का कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते आप। दोनों अपनी अपनी जो बहुत स्पेशल है, दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। जैसे बीएसएफ की ड्यूटी है बॉर्डर को सिक्योर करना, बॉर्डर की सेफ्टी के लिए, बॉर्डर के लिए जॉब करना। आर्मी जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन आती है तो आर्मी को फिर बुलाया जाता है। ये सबके अपने अपने काम है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग सोचते हैं कि यहाँ एक अलग ही चाम है, वो है, वो फील है। मतलब जैसे वर्दी का हर किसी को लेकर के है, वैसे पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर ये बहुत से लोग हैं। जैसे पहाड़ों में आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादातर जवानों की जो कैटेगरी है वर्दी को ही लेकर के है, लेकिन जब से अग्निवीर आई उनके जो चॉइसेस हैं उसमें ऑप्शंस अलग अलग खोल दिए। मतलब वो अब उसे ना छोड़ करके बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि और कहीं मिल जाए 4 साल के अलावा तो चले, लेकिन वो इसे समझ भी नहीं पा रहे। डेफिनेटली। एंड अग्निवीर, ऑफ कोर्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अग्निवीर ही रहेगा कि अचानक मतलब सब कुछ ऐसा बोला चाहिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा था आर्मी को लेकर, एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट सडनली एक चीज आती है अग्निवीर। उसको लेकर जितने यंगस्टर्स हैं रोड पे उतर जाते हैं, बहुत सारी चीज होती है, और जो एक पैशन था लोगों ने उसको पैशन से जोड़ा कि हमारा पैशन खत्म हो गया एंड चीजें ऐसी हो गई। सो आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, पैशन खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो सेट ऑफ माइंड का है। सपोज ये करो कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको मैं 4 साल के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, आप 4 साल करके दिखा दो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको अगले टाइम के लिए परमानेंट कर दूंगा। दैट्स एन ऑप्शन। कैंडिडेट्स इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश भी की ये समझाने की, बहुत से लोगों से बात भी की, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में यही घुसा हुआ है 4 ही साल तो हैं, लेकिन इन 4 सालों में उन्हें बस अपना कैलिबर ही शो करना है। जैसे पहले आर्मी क्या कराते थे, फिजिकल कराया, मेडिकल कराया, तब रिटर्न कराते थे। अब उस संख्या को छांटने के लिए आर्मी ने क्या किया है, पहले रिटर्न ही करा दिया। मतलब वो जो भीड़ फालतू पहुंच रही थी, फालतू क्या लेकिन मेहनती बच्चे, लेकिन उनके हिसाब से जो फालतू पहुंच रही थी वो छांट दी उन्होंने। अब वो लोग जाएंगे जो रिटर्न क्वालिफाई कर सकने की काबिलियत रखते थे। True. असल मायने में आर्मी भर्ती ही 25% ले रही है।
और जवान ये समझ नहीं रहे। वो 4 साल उन्हें ट्रेन करके उन्हें बेहतर ही बना रही है, उसके बाद उन्हें ही परमानेंट करेगी। एक सिलेक्शन बोर्ड के तहत एक मेरिट तैयार होगी, उस मेरिट के तहत उनको परमानेंट करेंगे। लेकिन जब वो खुद 25% सिलेक्शन ले रहे हैं तो 25% छाटेंगे कहाँ से? वो खुद चाहते हैं उन्हें बेस्ट मिले। ये पॉलिसी कुछ समय के बाद बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बस उनका मोटिव पूरा हो जाए। लोग इसकी आदती बन जाएं कि 25% की जो पॉलिसी है ये बस चल जाए, और इसमें जब एक बार जवान ढल गया तो कुछ समय बाद ये क्लोज हो जाएगी और ये फिर इसी प्रोसीजर में ऑन हो जाएगी। ये जवानों को समझने की ज़रूरत है। मैं तो हर किसी कैंडिडेट से ही कहूँगा कि इस बारे में सोचने अपेक्षा वो खुद को साबित करें, वो 4 साल सर्विस करके दिखाएं तो सही। बात की किसने देखी है? अगर तुम्हारी चॉइस सच में देश की सेवा करना है तो 4 साल ही मिले। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई 1 साल दे दे। देश की सेवा करने के बहुत से मौके हैं। मेरा एजुकेशन, मैंने नौकरी की, फौज की, मैंने छोड़ा, वो मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। अब मैं एजुकेशन के जरिए भी समाज सेवा कर रहा हूँ। आपका काम भी एक समाज सेवा है, इन्फॉर्मेशन फैलाना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उसी तरह से कैंडिडेट की भी जिम्मेदारी है कि खुद को लेकर के जिम्मेदार बने। अगर देश सेवा ही उसका मैटर है तो 4 साल करे ना सर्विस, और उसके कहीं ना कहीं एक बायो में, उसके एक रिज्यूमे में ऐड होगा। किसी भी मान लो आगे चल के नहीं मिलती सर्विस, मैंने कहते चलो एक चांस माने नहीं मिली सर्विस, लेकिन उस 4 साल के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं, सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी होगी। बिकॉज हर कोई मानता है, हम सभी मानते हैं, आर्मी मीन्स डिसिप्लिन। उसे सबसे पहले सिलेक्शन मिलेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस में, असम राइफल्स में वो ऑलरेडी 60% कैंडिडेट्स को सबमिट करेंगे। So, ये जो अग्निवीर को लेके लोगों का एक माइंडसेट डेवलप हुआ, आई थिंक बहुत अच्छा ये एक ओपिनियन है। बहुत ही कम लोगों ने शायद एक पॉजिटिव साइड देखी, और आज सर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, होपफुली ये सिर्फ ये है कि जो आर्मी को लेके कहा जाता है देश प्रेम, आई थिंक एक यही चीज रख दी कि प्रूफ करो यू लव योर कंट्री। सेम चीज है ना, आप प्रूफ करो ना, आप करते हो देश। बिल्कुल, आई थिंक। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हम किसी भी, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, वहाँ भी ऐसे होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर आप इंटर्नशिप पे काम करते हो ना? हाँ, इंटर्नशिप एंड ऑल। उसके बाद क्या करते हैं? राइट। तो आप इंटर्नशिप पे काम करने तैयार हैं, लेकिन आप 4 साल सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ में भी कैंडिडेट्स बहुत से जो है लूज हैं। नशा करना शुरू कर दिया उन्होंने, कम उम्र से नशा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चा कितना सीधा है, लेकिन असल में उससे बाहर की दुनिया में उसे देखें तो उस जैसा खतरनाक बच्चा कोई और दिख नहीं रहा। मतलब ऐसी से नशे की लतें हैं। पार्टी, फंक्शंस, बर्थडे पार्टी, दोस्तों के यहाँ बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? सपना क्या है? आर्मी में जाना है। और शरीर को ही बर्बाद करो, जो धन है उसका उसे ही बर्बाद कर रहे हो, तो तुम वैसे भी लायक नहीं हो यार। डेफिनेटली उसमें और क्वेश्चन, स्मोकिंग करनी है और चीज़ें करनी है, तो अपने अंदर से तुम ऐसे ही खोखले हो रहे, क्यों करनी है सर्विस? मत करो ना, छोड़ दो। फेयर इनफ। तो सर क्या ड्रीम्स, क्या गोल्स आर्मी डिफेंस एकेडमी के साथ आप लेके चल रहे हैं? देखिए, सच बताऊं तो मेरा गोल तो ये है कि मैं सिर्फ डिफेंस के ही सेक्टर में नहीं, हर एक कैंडिडेट के लिए जहाँ तक मैं किसी को काउंसलिंग कर सकूं या उन्हें एक अच्छा टारगेट दे सकूं, उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं, मेरी इस एकेडमी की वजह से अगर उन्हें मिलती है, हम टीम की वजह से मिलती है, आपके ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सब चीज़ें सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं किसी शहर के लिए करना चाह रहा हूँ, ये मेरा कभी उद्देश्य था ही नहीं और आज तक नहीं था। आज तक भी देखिए, अगर पैसा मैटर होता तो मेरे पास इतना पैसा मैं खुद भी अकेले बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं इसलिए करता हूँ ताकि स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड की। हर एक क्लास में, यहाँ तक कि आप कभी हॉस्टल देखेंगे, हमारा हॉस्टल में हर एक हॉस्टल में एसीज लगवाए हैं मैंने। एसी यहाँ पे हर एक क्लास में एसी लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं, सिर्फ कैंडिडेट्स को ये बताने के लिए कि तुम्हारे पास सुविधाएं हैं। जिस पैसे में तुम बाहर कहीं पढ़ते हो उस पैसे में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। 6 घंटे स्टडी मिल रही है, कोटा पूरा नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है। और वो आदती हो चुके हैं अब। अगर क्लास उन्हें एक दिन 1 घंटा ना मिले, कहते हैं सर आज बोरिंग सा लग रहा है। एंड दैट्स एक्चुअली एक तरह से एक डेवलपमेंट है उनके अंदर। और मैं यही चाहता हूँ कि हर एक कैंडिडेट जो डिसाइड करे उसे बेहतर तरीके से कर डाले। अब ऐसा नहीं कि कहीं दूर से आ करके बच्चा यहाँ पर और आके कुछ और ही कर रहा है, माँ बाप का पैसा बर्बाद करे, अपना समय बर्बाद करे, उनकी उम्मीदें ख़राब करे। इससे बेहतर है वो ये सब चीज़ें ना करें। हर एक कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट भी है पर्सनल कि मैं चाहता हूँ कि वो डिसाइड कर रहे हैं तो कर डालें। और किसी भी करियर को पाने के लिए ना 3 से 6 महीने इनफ। अगर आप दिल से 3 से 6 महीने लगा दो ना किसी स्टडी में, यूपीएससी को छोड़ के, अगर यूपीएससी एक अलग टारगेट है, लेकिन अगर अच्छा कैंडिडेट है तो वो कर सकता है, तो वो निकाल देगा एग्ज़ाम। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से पुराना ज़माना लौट के आना चाहिए एजुकेशन में। जैसे
जब वो व्यवस्थाएं, 4 व्यवस्थाएं थी ना, जो ब्रह्मचर्य, आश्रम और वो जो था वो होना चाहिए। जो हॉस्टल लाइफ है आज की डेट में वो आश्रम व्यवस्था है कैंडिडेट्स के लिए, और वो होना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें ऐसे डिसिप्लिन में पहले ही डाल दें, उन्हें घर से दूर कर दें, माहौल से ही दूर कर दें। और एक ही मानो 1 से 2 साल बहुत होते हैं माहौल से निकल करके बेहतर बनने के लिए। वो 2 साल उन्हें बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी अपने आप को समझाना होगा कि सिर्फ डिसीजंस ना लें। और इमोशनली मैं आप कोई भी डिसीजन ले वो गलती होगा, सेंस में ही डिसीजन लिया जाता है। बच्चे ने रोकर कह दिया मुझे यही करना है, मेरा दोस्त कर रहा है क्योंकि वहाँ मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, मैंने यहाँ गूगल पे पढ़ा था, वहाँ इतनी सैलरी है, वहाँ ऐसा चार्म है, वो सब कुछ। लेकिन उसकी डिमांड भी तो देखो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी क्या चाहिए, वो सब तो चेक करो। वो है नहीं तुम्हारे अंदर, ना उसे डेवलप करना चाहते हो, ना उसे सीखना चाहते हो। चलो ठीक है, तुम वही जो 1 साल लगाओ ना, खुद को सिखाओ ना, वो सब चीज़ें वो डेवलप करो ना अपने अंदर। क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन बिना किए ऑब्वियसली। एंड सर, जैसे कि अभी आपने इमोशनल स्ट्रेंथ की बात की, तो व्हेन इट कम्स टू एनी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे भी, और स्पेसिफिकली अगर हम आर्मी को फोकस करें अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर तो इमोशनल स्ट्रेंथ और सेंस का काम करना बहुत ज़रूरी होता होगा, राइट? बहुत ज़रूरी है। पॉइंट एकदम कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस समय फैसले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका ड्यूरिंग योर सर्विस? देखिए क्या होता है ना कि मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं अपने पिताजी के साथ था, तो अब उस समय एक जवान को बेसिकली कैप्चर कर लिया गया था। अच्छा, ओके। वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस में अक्सर ऐसा होता है, किसी वजह से गलती से उठा लिया था उसे। तो अब ये था कि उसे हमें छुड़ाना जाना था, हम सभी को। अब उसमें हम सभी को एक आदेश मिला, हम सभी गए। अब वहाँ जाने के बाद एक ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे 10 लोग गन लेके खड़े हों, आपको अपने जवान को भी बचाना है, खुद को ही बचाना है, और ये भी देखना है कुछ और ना हो। वो फैसला करना सबसे अहम हो जाता है। अब एक जवान खून के हाथ में गन है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो सबको तोड़ देगा। वो कहीं ना कहीं खुद भी घायल होगा, दूसरों को भी मारेगा और अपने जवानों को भी जान आफत में डालेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों पे वहाँ फैसले करना इस मोमेंट पे। अब आप क्या फैसला करोगे, है ना? यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। वहाँ हम ये सोचते हैं कि चलो इन्हें ही बचाएं, अपने आप को ही बचाएं, और इसे जो एक मुद्दा बने उस पर हम आके एक बात कर लें। बात खत्म नहीं होगी तो फिर एक हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन तो है ही, वो तो हम लेंगे, एक्शन तो लेंगे ही। लेकिन इसके बाद पहला है कि इसे हम शांति से निपटा लें। अगर निपट सके तो, नहीं निपटा तो अपने पास तो है ही चीज़ें, कर देंगे, देखा जाएगा। जान तो वैसे भी देने ही पहुंचे हैं, देना और लेना चलते रहेगा। सो आर्मी मींस डू दे आर इन फेवर ऑफ वॉर और नॉट? असल मायने में जिनके हाथ में हथियार है वो कभी चाहते नहीं कि इसका लड़ाई हो। मतलब कोई भी जवान, मतलब हम सच बताएं तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, क्योंकि किसी की जान बहुत कीमती है। गोली कभी किसी को पूछ कर नहीं लगती। हमारे सामने जवानों ने ऐसे सामने दम तोड़ देते हैं, और उनको देखकर ऐसा लगता है ना कि उनकी आंखों में आखिरी निराशा यही रहती है कि काश मैं एक बार अपनी फैमिली को देख लेता। उनके चेहरे पे ना वो चीज़, भले वो लगता है, हमें लगता है, सबको लगता है कि वो देश के लिए इतना कुछ करके जा रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखो ना, लोगों के नाम पे तो शहीद हो गया वो, लेकिन असल में उसने जो फील किया उसे महसूस करके देखो आप। हम सभी के लिए आसान है उसे पोस्ट कर देना, उसे जय हिंद करके बोल देना कि शहीद हुआ जवान, उसकी फ़ोटो शेयर कर देना। आप सोचो ना, किसी घर का प्रियजन अगर डेथ हुई है जिसकी, उसकी फ़ोटो से 50 जगह देखेगा, उसे कैसा फील होगा। लेकिन ये कोई नहीं समझता, इस भावना को कोई नहीं समझता। उन्हें वो हर कोई सैल्यूट मार के लिख देगा जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एक बार उसके इमोशंस को देखो आप, उसे कैसा फील हुआ। एट द एंड वो गए, सर बस मेरी फैमिली को अच्छा मैसेज देना, ये चीज़ें होती हैं। अब सोचो वो जो पेन है ना, वो सिर्फ हम महसूस कर, वहाँ खड़ा जवान महसूस कर पाएगा, और उसके बाद वो खौफ अंदर कि हमारी, सोचो जो अब एक ही, जो अपने, जैसे मैं अपने ख़ानदान में, अपने पूरे फैमिली में एक ही लड़का हूँ अपने माँ बाप का, बाकी 2 बहनें हैं, और फैमिली में सिर्फ एक ही, मेरे पिताजी 3 भाई हैं और फैमिली में सिर्फ एक ही लड़का हूँ। अब सोचिए उनके लिए मैं कितना ज़्यादा वो होगा कि वो सोचना कि चलो एक ही लड़का हमारा है ना। अब एक गोली मुझे भी हिट हुई थी शोल्डर पे, इस वजह से, वो खैर वो छोड़ दीजिए मुद्दा, उससे नहीं बात करूँगा मैं ज़्यादा। द पॉइंट इज लेकिन उस पॉइंट पर क्या है, आप सोचिए
एक जवान के इमोशंस को, उसे महसूस करिए कि जो अपने परिवार का होल एंड सोल एक ही लड़का है, वो अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहता है और अपनी बहन की शादी भी करनी है उसे, और उसका परिवार में और कोई कुछ नहीं करता सिवाय उसके। अगर वो वहाँ दम तोड़ रहा हो, आप उस पोस्ट से क्या हासिल कर लोगे? उसकी ज़िंदगी क्या कोई लौटा सकता है? गवर्नमेंट उसे कितना मुआवजा दे दे, क्या उसकी ज़िंदगी बन सकती है? नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उसके आने वाले खानदान में दूसरा जवान तैयार होगा, मुझे फौज में ही जाना है। ये चाहत, ये फिर भी है। और मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए, इन जवानों के लिए, इन जवानों की फैमिलीज़ के लिए, जो शहीद होते हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए एटलीस्ट इतना मुहैया कराए कि उनको फ्री एजुकेशन तो दे सके। बहुत पैसा है हमारी गवर्नमेंट के पास, इससे उसका हक अदा होगा, एटलीस्ट अदा होगा। एक जवान का हक अदा होगा कि उसने जो देश को दिया ना, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन जितना वो कर सकते हैं कम से कम उनकी फैमिली को, उनकी एजुकेशन को तो अच्छा कर दें। मत दें खाने पीने को, वो खुद कर लेंगे, लेकिन उनके एजुकेशन को तो अच्छा कर दें, ताकि क्योंकि वही जनरेशन आगे चल के एक अच्छा समाज बनाने वाले हैं। यही तो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन एजुकेशन देना नहीं है, एजुकेशन में कुछ नहीं करना, तो जवान का सेक्रीफाइस मुझे लगता है बेकार चला जाता है। सिर्फ हम बातें करके रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। राइट, और आई थिंक ये ही रियलिटी है। आर्मी की रियलिटी भी यही है कि वहाँ ये इट्स नॉट अ ड्रीम जॉब, वो कुछ ऐसा फैशनेबल या स्टाइलिश चीज़ें नहीं है, वो है सेक्रीफाइस। जैसा आपने इनिशियली भी कहा था कि सेक्रीफाइस है तब आर्मी की जॉब है। तो सर, एक लास्ट मैसेज, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ दिया है जनता को एंड स्टूडेंट्स को। एक लास्ट मैसेज वो स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो सीरियसली पैशनेटली इस आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सर्विसेज देना चाहते हैं, और उनकी फैमिली को भी, मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो एक मैसेज होगा? देखिए, सबसे पहले तो सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से प्रणाम है, और कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं, उन सबको सबसे पहली बात उन्हें कंपैरिजन करना बंद करें दूसरों से, खास करके। ये सबसे बड़ी कमी है जो पेरेंट्स करते हैं। हालांकि उसे कैलिबर को कंपेयर करना किसी से ज़रूरी नहीं है, ऐसा किया जाए। अगर आप उसे वो सब कुछ कर सकते हो, आप लायक हो तो आप उसके लिए करो, नहीं लायक हो तो उसे उस रास्ते पहुंचाओ जहां पे उसके लिए सही रास्ता मिले, और उसके लिए काउंसलिंग कराओ। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि करियर क्या देना चाहिए, तो काउंसलिंग कराएं अपनी भी, कि अपने कैरियर के लिए क्या चाहते हैं। फिर उसके साथ अपने कैरियर की भी काउंसलिंग कराएं कि वो किस लायक है। इस बेसिस पे हमें एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छी ट्रेनिंग जनरेट करके हम एक अच्छा करियर दे सकते हैं। किसी शायर ने कहा है कि शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। अगर सच में कुछ देखना चाहते हो तो देखने की चाहत पैदा करो, दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले सही दिशा होनी चाहिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे हमें ये पता चला कि आपको शायरियों का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, या आपके इंटरेस्ट और हॉबीज है डेफिनेटली। तो इस फील्ड में भी कर रहे हैं सर कुछ? हाँ, बेसिकली मैं लिखता हूँ, राइटर हूँ, लिखता हूँ, बहुत कुछ लिखा है। लगभग अब तक मुझे ये जहाँ तक याद है 120 गज़लें लिखी हैं मैंने, और बहुत सारी गज़लें कई जगह मैंने सुनाई भी हैं जी। और बहुत सी हैं जो छुपा के रखी, कभी सुनाई नहीं है। तो कभी ऐसा मौका मिलेगा मैं ज़रूर सुनाऊंगा। बिल्कुल। और हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, और ये इंटरेस्ट अपना जगा के रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको बिल्ड करती है। हम कई बार दूसरों से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कलम बोलती है हमसे, हम अपनी कलम से बोलते हैं कि ये कहना चाहते हैं, तो एक कहने का ज़रिया है खुद की बातों को, कि चलो हमने किसी से तो कह दिया, बात खत्म, कि आपने अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी। कभी कभी वो कोरा पन्ना काफ़ी होता है आपके इमोशंस को देखने के लिए। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जो वैसे लोग हैं जो लिखते हैं, वो किसी भी ऐसे एहसास को जो लिखते हैं जो जिसमें वो उन्होंने कुछ खोया है या जिसमें उन्होंने तकलीफ उठाई, उसे बस लिखो और भूल जाओ, पलट के मत देखो। जितनी बार पलट के वो एनर्जी फिर से लौट कर आएगी आपके अंदर, उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो। अच्छे मोमेंट्स को याद रखो और खुशियाँ बांटो, खुश रहो, बस इतना। एक अच्छे समाज का मैं कुल मिला के एक ही मोटिव है, एक अच्छा समाज बनाओ। ये जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, चीज़ें हैं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब छोड़ो, एक अच्छा समाज क्रिएट करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली एक डेवलप्ड माइंड, एक अच्छी सोच और एनर्जी, पैशन,
वही सर ने भी बोला कि अगर सब एक साथ मिलकर एक दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम ये चीज़ अचीव कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। और शायद यही प्रयास सर भी कर रहे हैं और हर किसी को करना चाहिए। और आज जो बातें आपसे हुई हैं सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके जवाबों में, आपके पैशन में, वो पैशन हमें दिख रहा है। आपने बोला ना कि आर्मी में इवन 4 इयर्स भी अगर कोई सर्विस देते हैं, जैसे कि अग्निवीर को लेके पीपल आर नेगेटिव, लेकिन वो डिसिप्लिन, वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट जो आपके पास आता है, दैट्स ब्रिलियंट, जो सर में देखा जा सकता है। सो आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, इनसे बात करके मुझे अपने सवालों के काफ़ी सारे जवाब मिले। तो होपफुली आप लोग के भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब सर ने दिए हैं। बाकी सर आपको मिल सकते हैं आर्मी डिफेंस एकेडमी में, जो हल्द्वानी में ही है, पिलीकोठी पे है। इसका डिटेल हम आपको नीचे पे दे देंगे कि आप कभी भी अगर आप कोई काउंसलिंग या ऐसे कोई भी सवाल लेके आप सर के पास आ सकते हैं, इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू एवर वांटेड। बाकी आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आज की ये बातचीत कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चटपट अड्डा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।